दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में साउथ मूवी वर्षण काल को शीशम को। सॉरी अगर नाम गलत ले लिया तो, लेकिन आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम वेणु नाम के लड़के को देखते हैं जिसे फिल्में और नाटक देखने का बहुत शौक है, इसलिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिससे उसका एग्जाम भी अच्छा नहीं गया। फिर जब वेणु घर आता है तो उसके पहलवान पिता पूछते हैं कि आज का पेपर कैसा गया, तो वेणु कहता है कि बहुत अच्छा। लेकिन तभी वहाँ से उसी के क्लास की लड़की गुजर रही थी, जिससे वेणु के पापा क्वेश्चन पेपर मांगते हैं और सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं, पर वेणु को तो एक भी जवाब नहीं आता था, इसलिए उसकी जमकर कुटाई होती है। तभी हम एक कैब ड्राइवर और एक आदमी को देखते हैं और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वेणु है, जो कि कैब ड्राइवर को अपनी स्टोरी सुना रहा था। यहाँ ड्राइवर वेणु से पूछता है कि आप ढूंढने किसे आए हैं, तो वेणु बताता है कि उसका एक दोस्त है मुरली, जिसे उसने हर जगह ढूंढा पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। लेकिन हाल ही में मुझे किसी ने मुरली के बारे में बताया और मैं अब उसके पास ही जा रहा हूँ। फिर ड्राइवर पूछता है कि ये मुरली जरूर आपका बहुत खास होगा जो आप उसे इतनी दूर ढूंढने आ गए। तब वेणु उसे बताना शुरू करता है और कहानी पास्ट में 50 साल पहले जाती है, जब वेणु के गांव में एक नाटक हो रहा था और वेणु उनसे जाकर कहता है कि मुझे यहाँ कोई काम दे दीजिए। अब ये लोग वेणु के पिताजी को जानते थे, इसलिए वेणु को यहाँ इनकी टीम में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद हम इस नाटक के डायरेक्टर शेखर को देखते हैं, जिसको एक लेटर मिलता है और उसे देखकर शेखर भड़क जाता है। असल में ये लेटर नाटक के हीरो ने भेजा था कि वो आज ये नाटक करने नहीं आ सकता, पर यहाँ तो शेखर ने सारी अरेंजमेंट कर ली थी और गाँव वाले भी जल्द ही नाटक देखने आने वाले थे। तब शेखर अपने एक आदमी को मेन रोल दे देता है और कहता है कि तुम कोई भी डायलॉग मत बोलना, हम उसे गाने और धुन से कवर कर देंगे। फिर शेखर के पास वेणु आता है कि सर मुझे भी कोई काम बताइए, जिस पर शेखर उससे किसी साहिब के घर से एक मुरली नाम के बहुत ही टैलेंटेड सिंगर को अपने साथ लाने के लिए कहता है, जो गाने के साथ साथ म्यूजिक में भी माहिर है। तब वेणु भी निकल जाता है मुरली को लाने, जो कि साहिब के घर पे पूरी महफिल लगा के बैठा था। फिर वहाँ जैसे ही वेणु पहुंचकर मुरली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो मुरली उस समय शराब पी रहा था, इसलिए वो आने से ही मना कर देता है, जिस पर वेणु उसे झूठ कहता है कि हमारे नाटक को देखने एक बड़े म्यूजिशियन भी आने वाले हैं। अब ये सुनती मुरली सीरियस हो जाता है और उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। फिर मुरली साहिब से गाड़ी की चाबी मांगता है और बहुत ही तेजी से ये लोग सही समय पर नाटक वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। हालांकि इस बीच इतनी तेज गाड़ी में बैठकर वेणु की हालत खराब हो गई थी। अब यहाँ शेखर मुरली से कहता है कि आज का पूरा नाटक तुम्हारे गाने पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा हीरो भाग गया है। फिर जब नाटक शुरू होता है तो यहाँ मुरली अपने म्यूजिक से लोगों को नाटक से जोड़ लेता है और वेणु देखता है कि मुरली को तो कई सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं और आज मुरली के म्यूजिक के कारण यह नाटक लोगों को और भी ज्यादा पसंद आ गया था। इसके बाद वेणु मुरली को उसके गांव छोड़ने जाता है और रास्ते में ये दोनों खूब सारी बातें करते हैं, जहाँ वेणु मुरली से कहता है कि तुम्हें तो मद्रास जाना चाहिए फिल्म में काम करने के लिए, क्योंकि तुम कितना अच्छा गाना बनाते हो और धुन भी कितनी अच्छी बजाते हो। पर मुरली कहता है कि नहीं, मुझे तो यहीं पर सुकून मिलता है, मैं भला दूसरों के लिए गाने क्यों बनाऊं, मैं तो सिर्फ अपने लिए गाने बनाता हूं। यहाँ मुरली वेणु को अपने एक रिकॉर्डर भी दिखाता है, जिसमें वो अपनी सारी धुन को रिकॉर्ड करके रखा करता था। असल में दोस्तों ये कहानी बहुत पुरानी है और उस समय ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। खैर अब वेणु मुरली को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब वेणु कॉलेज में पढ़ने लगा तो एक बार फिर से वो मुरली से मिला और यहाँ मुरली ने भी उसे पहचान लिया, जिसके बाद ये दोनों कहानियों और कविताओं के बारे में बात करने लगे। तभी मुरली उसे बताता है कि मेरे फेवरेट राइटर की न्यू बुक शायद इस कॉलेज में आई है, इसलिए मैं वो लेने आया हूँ। तब वेणु जल्दी से वो बुक लाइब्रेरी से लेने जाता है, पर वहाँ का लाइब्रेरियन बताता है कि उस एडिशन की एक ही बुक आई है जो फर्स्ट ईयर की एनी ले गई। फिर वेणु ये बात मुरली को बताता है और मुरली एनी को ढूंढता हुआ खुद ही उसकी क्लास के बाहर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो एनी को देखता है तो उसे एनी बहुत पसंद आती है। हालांकि फिर वो इशारों से एनी से उस राइटर की बुक मांगता है, पर एनी को कुछ भी समझ नहीं आता। तब मुरली एक नोटबुक में लिखकर उसे देता है कि मुझे वो बुक पढ़नी है। फिर एनी उसमें लिखती है कि आज रात को मैं वो बुक पूरी खत्म कर लूंगी और कल तुम्हें ये बुक पक्का मिल जाएगी। इस पर मुरली उसे फिर से एक नोट भेजता है कि क्या आप रात को 8 बजे तक वो बुक पढ़ लोगी, मैं आपके घर से ले जाऊंगा। और एनी इसके लिए मान जाती है, साथ ही अपना एड्रेस भी उसे लिखकर दे देती है। अब हम मुरली को देखते हैं जो रात होते ही एनी के घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर वहाँ एनी आकर उसे बुक दे देती है। इस दौरान इन दोनों की बातें भी होती है और हम समझ पाते हैं कि एनी भी कहीं ना कहीं मुरली से इम्प्रेस हो गई है। अब अगले दिन से मुरली रोजाना वेणु से मिलने के बहाने उसके कॉलेज जाता है और धीरे धीरे एनी के क्लोज आ जाता है। अब हमें वेणु की वॉइस के जरिए बताया जाता है कि एनी के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसकी दीदी और जीजा ने उसका ख्याल रखा। साथ ही वेणु बताता है कि धीरे धीरे मुरली एनी के परिवार वालों से भी कनेक्ट हो गया और सब कुछ अच्छा चलने लगा। एनी का एक फेवरेट फ्रेंच राइटर था,
इसलिए एनी उसकी हर बुक पढ़ती थी। ये देखकर मुरली ने उसी राइटर की एक नई बुक का इंतजाम किया जो कि मलयालम भाषा में ट्रांसलेट हो रखी थी। फिर जब मुरली उस बुक को पढ़ रहा होता है तो देखता है कि बुक का आखिरी चैप्टर ही गायब है और ये देखकर वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने तो एनी को ये बुक गिफ्ट देने के लिए कहा था, पर अब उसमें तो कहानी ही पूरी नहीं है, तो इसका क्या फायदा। तब ये परेशानी सुनकर वेणु कहता है कि तुम मुझे पूरी कहानी बताओ, मैं इसका आखिरी चैप्टर लिख दूंगा। जो सुनकर मुरली को तो विश्वास नहीं होता, लेकिन वेणु एक ही रात में उसकी अच्छी सी एंडिंग लिख देता है जो कि मुरली को बहुत पसंद भी आती है। और वो वेणु से कहता है कि तुम्हें तो फिल्मों के लिए कहानी लिखनी चाहिए, पर वेणु कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर खुश हूँ। अब अगले दिन मुरली एनी को वो बुक देने जाता है जहाँ एनी उसको अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाती है। तब उसी समय मुरली आज अपने दिल की बात एनी को कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। जो सुनते ही एनी वहाँ से चली जाती है और जब मुरली उससे पूछने जाता है कि तुम्हारी हाँ है या नहीं, तो एनी कोई जवाब नहीं देती और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब जाने की बात सुनकर मुरली को गुस्सा आ जाता है और वो एनी से गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तब एनी उसे बताना शुरू करती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ एनी का जीजा और एनी म्यूजिक और डांस की बातें कर रहे थे। तब उसके जीजा उसे साथ में डांस करने के लिए बोलते हैं और एनी इसके लिए मान जाती है। फिर ये दोनों जैसे डांस करते हैं तो उसके जीजा उसे गलत तरीके से छूने लगते हैं, यहाँ तक कि वो एनी से कहते हैं कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, जिसके बाद वो एनी के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब ये जानकर मुरली के तो होश उड़ जाते हैं और वो एनी से सवाल जवाब करने लगता है, जिस पर एनी उसे यहाँ से निकल जाने को कहती है और वो वहाँ से गुस्से में चले जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और वेणु बताता है कि उस दिन के बाद मुरली कहीं चला गया और मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। फिर एक दिन जब मैं अपनी क्लास में था तब मेरे लिए एक लेटर आया और यहाँ से सीन वापस पास्ट में जाता है। अब जैसे वेणु लेटर पढ़ता है तो वो मुरली का ही लेटर था जिसमें लिखा था कि अगर मेरे साथ मद्रास चलना है तो अभी स्टेशन पर आ जाओ। और वेणु भी बिना सोचे समझे मुरली के साथ मद्रास जाने के लिए निकल पड़ता है। अब मद्रास पहुंचकर ये लोग किसी स्वामी नाम के आदमी के यहाँ रूम रेंट पर लेते हैं और स्वामी बताता है कि मेरे इस गेस्ट हाउस से कई बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर निकले हैं, जो सुनकर इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अब ये दोनों रूम पर अपना सामान रखते ही निकल जाते हैं मद्रास घूमने और फिर अगले दिन से ये अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ वेणु को राइडर का काम चाहिए था और मुरली को म्यूजिशियन का, पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर के पास जाकर भी इन्हें कोई काम नहीं दे रहा था क्योंकि नए लोगों को कोई काम पर नहीं रखता। अब ऐसे करके इन्हें 1 महीना हो जाता है पर कोई भी काम इन्हें नहीं मिला था। फिर एक दिन वेणु एक मूवी की शूट पर जाता है और प्रोड्यूसर से कहता है कि सर आप मुझे बस काम दे दीजिए, मैं कोई भी काम फ्री में कर लूंगा। तब फ्री में काम करवाने के लिए वो प्रोड्यूसर मान जाता है और वेणु को वो सारे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं जो कोई भी नहीं करता। इधर मुरली भी हर ऑफिस के चक्कर काट काट कर थक गया था पर उसे एक भी जगह काम नहीं मिला था। फिर एक दिन एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान प्रोड्यूसर देखता है कि एक आदमी ठीक से वायलिन नहीं बजा रहा है, इसलिए वो सबसे कहता है कि इसकी जगह किसी अच्छे वायलिन बजाने वाले को बुलाओ। और किस्मत से मुरली उस समय नीचे ही था जिसे प्रोड्यूसर का आदमी आकर यहाँ वायलिन बजाने के लिए रख लेता है। यानी अब वेणु के साथ साथ मुरली को भी काम मिल गया था। फिर शाम को अपनी पहली तनख्वाह से मुरली खाना लेकर आता है और ये दोनों मस्त पेट भर कर खाना खाते हैं। अब हम देखते हैं कि वेणु को राइटिंग के साथ साथ डायरेक्शन में भी इंटरेस्ट आ गया है और वह धीरे धीरे करके फिल्मों के बारे में सारी चीजें सीख रहा है। फिर एक दिन जब बड़ी मूवी की शूटिंग हो रही थी तब वेणु देखता है कि हीरो के लिए तो पंखा करने वाला लड़का है पर हीरोइन अकेली गर्मी में बैठी है, इसलिए वो उसे हाथ से करने वाला पंखा दे देता है, जो देखकर हीरोइन काफी खुश होती है और इस एक्ट्रेस का नाम होता है राधिका। अब धीरे धीरे राधिका वेणु का व्यवहार देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और ये सब वेणु भी नोटिस कर रहा था। इधर हम मुरली को देखते हैं जो एक नई मूवी की म्यूजिक टीम का हिस्सा था और वहीं पर प्रोड्यूसर बैठा था। अब वो प्रोड्यूसर उन सबको आज के पैसे देता है और सबसे पूछता है कि क्या लगता है मेरी मूवी चलेगी या नहीं, जिस पर सारे लोग उसे मक्खन लगाने लगते हैं कि आपकी ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी। पर जब मुरली पैसे लेने आता है तो वो कुछ भी नहीं कहता। हालांकि मुरली थोड़ी देर में प्रोड्यूसर से मिलने वॉशरूम चला जाता है और वहाँ उसे बताता है कि तुम्हारी ये फिल्म बहुत बुरी तरह पिटेगी। ये सुनते प्रोड्यूसर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने इसमें काफी सारा पैसा लगा दिया है, यहाँ तक कि इसमें इतना बड़ा सुपरस्टार भी है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि फ्लॉप हो जाएगी। जिस पर मुरली कहता है क्योंकि इस मूवी में कहानी अच्छी नहीं है, अगर आप चाहें तो मेरे पास एक बढ़िया डायरेक्टर है जिसके पास कहानी भी है। अब यहाँ इन दोनों में शर्त लग जाती है कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो मुरली अपनी मूंछ कटवाएगा और अगर ये फ्लॉप हो गई तो ये प्रोड्यूसर अपनी आधी मूंछ कटवा देगा और उसके डायरेक्टर से भी मिलेगा। इसके बाद हम राधिका को देखते हैं जिसकी मूवी की शूटिंग खत्म हो गई थी। तभी उसके पास उस मूवी का एक बड़ा हीरो आता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है जिससे अपनी इज्जत
इज्जत बचाने के लिए राधिका उसके पीछे एक सुआ मार कर चली जाती है। फिर वो सीधा वेणु के पास आती है और कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो बताओ, हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। तब वेणु भी इसके लिए मान जाता है। इधर अब एक दिन मुरली एक नई धुन रिकॉर्ड कर रहा होता है जिसे एक बड़ा कंपोजर इंदिरा सुन के उसकी खूब तारीफ करता है और फिर बातों बातों में उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ले जाता है। अब समुद्र किनारे बैठकर ये दोनों खूब शराब पीते हैं और इंदिरा उसे म्यूजिक कंपोजर की प्रॉब्लम्स गिनाने लगता है कि उसे कैसे कैसे एक्टर और प्रोड्यूसर से डील करनी पड़ती है। और ये सब सुनकर मुरली कहता है कि मैं तो कभी कंपोजर नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे तो आजादी से अपने गाने बनाने हैं। अब हम देखते हैं कि उस प्रोड्यूसर की मूवी रिलीज हो गई है जिससे मुरली ने शर्त लगाई थी और अगले दिन वो मुरली के सामने आधी मूछ लेकर आ जाता है क्योंकि उसकी मूवी फ्लॉप हो गई थी और वो कहता है कि मुझे डायरेक्टर से मिलवाओ। तब जल्दी से मुरली वेणु को लेने जाता है और उस प्रोड्यूसर के सामने लाकर खड़ा कर देता है। फिर वेणु उसे अपनी कहानी सुनाता है और प्रोड्यूसर इस मूवी को बनाने के लिए मान जाता है। साथ ही उसे वो एडवांस चेक भी देता है जिससे मुरली बहुत खुश होता है। अब वेणु मुरली से कहता है कि भाई अब तुम्हें मेरी इस फिल्म के लिए गाना कंपोज करना होगा, पर मुरली कहता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। असल में अब मुरली इंदिरा के मुंह से कंपोजर की प्रॉब्लम सुनकर इस फील्ड में आना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो वेणु से कहता है कि मैं एक बड़े कंपोजर को जानता हूँ, वो तुम्हारे लिए गाना बनाएगा। फिर मुरली सीधा इंदिरा के पास जाकर उसे अपने गाने की कैसेट देता है जिसका नाम था मेमोरीज और वो कहता है कि ये आप मेरे दोस्त वेणु की फिल्म में यूज करना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये मेरा बनाया हुआ गाना है। तब इंदिरा भी इसके लिए मान जाता है। अब अगले दिन इंदिरा वेणु को एक गाना सुनाता है और वेणु उसे अपनी मूवी के लिए फाइनल भी कर लेता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके वेणु की मूवी बन जाती है और कुछ ही दिनों में वो रिलीज भी होने वाली थी। तभी एक दिन मुरली रेडियो पर सुनता है कि उसका बनाया गाना मेमोरीज काफी ज्यादा फेमस हो गया है जो कि उसने इंदिरा को दे दिया था, पर मुरली तो अब किसी को बता भी नहीं सकता कि ये उसी ने बनाया है। ऐसे करके दिन बीतते जाते हैं और अब मुरली को पछतावा होने लगता है कि उसने वो गाना इंदिरा को क्यों ही दिया, जिसके कारण वो शराब का सहारा लेता है और धीरे धीरे उसी में डूब जाता है। यहाँ तक कि अब उसका गाना बनाने में भी मन नहीं लग रहा था। फिर एक दिन मुरली से मिलने वेणु आता है और उसे ऐसी हालत में देखकर चौंक जाता है, जिसके बाद ये दोनों बाहर चाय पीते हैं और वेणु बताता है कि वो राधिका से शादी करने वाला है, इसलिए वो मुरली को शादी में इनवाइट करने आया है। साथ ही वेणु से कहता है कि ये शराब छोड़कर अपने करियर पर ध्यान दो, ऐसे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। अब इन दोनों की बातें वहाँ उस गेस्ट हाउस का ओनर स्वामी सुन रहा था, इसलिए वो आज मुरली से पूछ ही लेता है कि तुम इतनी शराब क्यों पीने लगे हो, और मुरली से सब कुछ बता देता है कि मेमोरीज उसका ही गाना था जो उसने खुद इंदिरा को दे दिया। ये सुनते स्वामी उसे बताता है कि मैं उस इंदिरा को जानता हूँ, वो एक नंबर का हरामी आदमी है जो अक्सर टैलेंटेड म्यूजिशियन को अपनी बातों में फंसाता है और उन्हें ऐसे दिखाता है जैसे म्यूजिक कंपोजर की लाइफ कितनी बेकार होती है। इस तरह से उसने कई सारे सिंगर और कंपोजर्स के गाने उनसे लिए हैं और आज भी वो यही काम करता है, जो सुनकर मुरली के तो होश उड़ जाते हैं। फिर वो सीधा इंदिरा के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम वेणु को बता सकते हो कि वो फेमस गाना मैंने ही बनाया है, शायद इससे मेरी इज्जत उसकी नजरों में दोबारा बढ़ जाए। पर यहाँ तो इंदिरा उसे बेइज्जत करके भगा देता है। अब मुरली सीधा वेणु से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा नशे में था, जिसे देखकर वेणु से कहता है कि तुम कल आना, हम कल बात करेंगे। पर मुरली तो उसकी एक नहीं मानता। अब अंदर आकर मुरली वेणु से कहता है कि तू जो दूसरी फिल्म बनाएगा ना, उसमें मैं ही तेरे लिए गाने बनाऊंगा, जिस पर वेणु उसकी बेइज्जती कर देता है और ये सुनते ही मुरली वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। असल में यहाँ मुरली वेणु को सच बताने के लिए उसका रिकॉर्ड किया हुआ मेमोरीज गाना लेकर आया था, पर गुस्से में वो उसे वहीं फेंक कर चला जाता है। फिर अगली सुबह जब वेणु बाहर आता है तो उसे मुरली के नाम की वही कैसेट मिलती है, तो वो उसे जैसे प्ले करता है तो मेमोरीज गाना चलता है और वेणु समझ जाता है कि ये गाना मुरली का ही है जिसे इंदिरा ने चुरा लिया। इसके बाद वेणु जल्दी से मुरली से मिलने जाता है तो पता चलता है कि मुरली तो यहाँ से जा चुका है। फिर वो इंदिरा के पास जाकर उसे मारता है कि तूने मेरे दोस्त का गाना चुराया। हालांकि अब कहानी प्रेजेंट में आती है और वेणु बताता है कि उसकी पहली फिल्म सुपरहिट रही थी, जिसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लाइन से 3-4 सुपरहिट फिल्में बनाता रहा। लेकिन कुछ ही सालों में सक्सेस मेरे सर चढ़ गई और मेरी फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, जिसके कारण मेरा पूरा करियर खराब हो गया। उसी समय मेरे पास मुरली का भी कॉल आया जो मेरे करियर खत्म होने पर मुझे बधाइयां दे रहा था। फिर वेणु बताता है कि उसके कई साल बीत गए और हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। हालांकि वो पिछले साल ही एसोसिएशन के खर्चे पर अपनी बीबी राधिका के इलाज कराने के लिए इस शहर में आया था। यहीं पर उसे किसी के वायलिन बजाने की आवाज सुनाई दी और ये धुन वही थी जो मुरली बजाया करता था, इसलिए ये उससे मिलने उसके घर तक पहुंच गया जहाँ उसे मुरली मिला और मुरली भी काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था। यहाँ अब ये दोनों अपने पुराने गिले शिकवे भूल कर बातें करते हैं और मुरली बताता है कि वहाँ से जाने के बाद मैं एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर का असिस्टेंट बन गया और कुछ टाइम पहले ही यहाँ आया हूँ। इसके बाद मुरली वेणु से उसकी फिल्में फ्लॉप होने का कारण पूछता है और वेणु कहता है कि उसकी फिल्मों की कहानी बेकार होती गई जो किसी को पसंद नहीं आई। फिर वेणु उसे अपनी लिखी 3 नई फिल्मों की कहानी भी दिखाता है कि इतने सालों में मैं ये लिखता रहा, तुम पढ़ के बताना ये कैसी है। अब अगले दिन वेणु
मुरली को किसी एक बड़े कंपोजर के घर लेकर जाता है, जहाँ मुरली को पता चलता है कि ये तो इंदिरा का घर है जो अब मर चुका है। तभी वहाँ कुछ लोग बातें करते हैं कि इसी ने वो मास्टरपीस मेमोरीज गाना बनाया था, जिसे सुनकर मुरली को जलन होती है कि काश मैंने ये गाना इसे ना दिया होता। अब जैसे ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, तब वेणु से प्रदीप नाम का लड़का मिलता है, जो कि कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुका है, और वो वेणु की फिल्म की खूब तारीफ करता है कि आपकी फिल्मों से आज भी मेरे जैसे राइटर और डायरेक्टर सीखते हैं। इसके बाद प्रदीप भी घर जाने लगता है तो मुरली उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है और प्रदीप भी इनके साथ हो लेता है। अब रास्ते में मुरली वेणु की लिखी हुई एक मूवी की कहानी प्रदीप को दिखाता है, जो कि मुरली को भी पसंद आई थी, और वो कहता है कि इसे पढ़ के बताना कि आज के टाइम में ये मूवी बनाए तो कैसी रहेगी। फिर शाम को प्रदीप इन्हें बताता है कि मूवी में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन ये कहानी बहुत जबरदस्त है। इसी के बाद ये तीनों मिलकर इस मूवी को और भी अच्छे से लिखने में लग जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में प्रदीप इनकी मीटिंग एक अमीर आदमी राहुल से फिक्स करवाता है, जो कि किसी अच्छी मूवी में पैसे लगाने के लिए तैयार था। अब इनकी मीटिंग के बाद राहुल इस मूवी के लिए हाँ कर देता है और ये मूवी बनना शुरू हो जाती है, जहाँ ये सब मिलकर काफी मेहनत करते हैं और प्रदीप का क्रू भी इसमें शामिल था। तभी एक दिन ये लोग न्यूज में देखते हैं कि राहुल के ऑफिस में रेड पड़ गई है, जिसके कारण उसका सारा पैसा जब्त हो चुका है। असल में राहुल 2 नंबर का काम करता था, इसलिए वो मूवी में पैसे लगा रहा था ताकि उसका पैसा वाइट हो पाए। अब ये कांड होने के कारण इनकी फिल्म यहीं पर रुक जाती है और सब निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ समय बीतता है और एक दिन जब मुरली अकेले में वायलिन बजा रहा था, तब उसे एनी देख लेती है और उससे मिलने आती है, जिसे मुरली देखता ही रह जाता है। अब एनी और मुरली काफी बातें करते हैं और बातों बातों में एनी बताती है कि उसकी शादी एक मूवी डिस्ट्रीब्यूटर से हुई है और उसकी 2 बेटियां हैं। फिर मुरली भी अपने बारे में बताता है और कहता है कि इस समय हम भी एक मूवी बना रहे थे, पर प्रोड्यूसर न होने के कारण मूवी रुक गई। जिसके अगले ही दिन एनी अपने हस्बैंड जॉन से कहकर मुरली की एक प्रोड्यूसर से मीटिंग फिक्स करा देती है, जो सुनकर मुरली काफी खुश होता है और वेणु को भी बुला लेता है। अब यहाँ पर जो प्रोड्यूसर आता है उसके बारे में पता चलता है कि ये तो उसी प्रोड्यूसर का बेटा है जिसने वेणु की पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी। अब जैन उनकी स्टोरी सुनता है और ये मूवी बनाने के लिए मान भी जाता है कि मैं मूवी में तभी पैसा लगाऊंगा जब कोई बड़ा एक्टर इसका हीरो होगा, वरना मेरा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। तब ये लोग इसकी शर्त मान लेते हैं और यहाँ पर डील हो जाती है। अब शुरू होता है एक बड़े एक्टर को इस मिशन में साइन करने का मिशन, पर कोई भी एक्टर इनकी मूवी में काम करने के लिए रेडी नहीं था। तब प्रदीप का दोस्त संजय कहता है कि एक एक्टर है जिसकी पहली फिल्म तो हिट रही, पर उसके बाद उसकी लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हो गई, इस कारण से अब उसे फिल्में नहीं मिल रही और हम उसे ले सकते हैं। तब जैन भी इसके लिए मान जाता है और अगले दिन ही संजय पहुंच जाता है नितिन के पास। तब यह नितिन पहले तो काफी एटीट्यूड दिखाता है कि जैसे उसके पास फिल्मों की कमी नहीं है, पर थोड़ी देर में वो इसके लिए मान जाता है। फिर अगले ही दिन से मूवी की शूटिंग शुरू होने का समय आता है और यहाँ जब नितिन पहुँचता है तो वो डायरेक्टर को देखकर शॉक में हो जाता है कि ये बुड्ढा क्या फिल्म बनाएगा। पर प्रदीप कहता है कि तुम इनकी फिल्मों के बारे में पता करना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अब वेणु जाकर नितिन को सीन समझाता है, पर नितिन उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता। फिर शूटिंग शुरू होती है और यहाँ माइक पर जैसे जैसे वेणु सबको बताता जाता है सब वैसा ही करते हैं और ये पहला सीन ही काफी अच्छा शूट होता है, जो कि देखकर नितिन को विश्वास नहीं होता कि पहली बार में इतना अच्छा सीन हो गया। ये सब देखकर नितिन भी मान जाता है कि हाँ वेणु है तो टैलेंटेड, जो शायद मेरी ये फिल्म सुपरहिट बनवा सकता है। अब नितिन वैसे ही एक्ट करने लगता है जैसे जैसे वेणु बताता है और मूवी का काम काफी जोरों शोरों से चलने लगता है। लेकिन तभी एक दिन इन्हें पता चलता है कि जयन को अटैक आया है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि उसकी एक कंपनी लॉस में जा चुकी है। ये सब जानने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि अब हमारी फिल्म फिर से बंद हो गई। अब प्रेजेंट में ड्राइवर वेणु से पूछता है कि सर फिल्म बनी या नहीं, तो वेणु कहता है कि हमें तो लगा कि फिल्म अब कभी नहीं बनेगी, पर एक दिन नितिन ने शराब के नशे में कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ फिल्म के बंद होने से नितिन काफी ज्यादा गुस्से में था और वो शराब के नशे में नेपोटिज्म वगैरह पर काफी कुछ बोल देता है, जो कि उसके साथ रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। फिर अगले दिन नितिन को पता चलता है कि उसकी तो ये वीडियो वायरल हो गई है और सब लोग नितिन की इस बात से सहमत भी हैं कि बाहरी लोगों को फिल्मों में काम मिलना चाहिए। जिसके बाद नितिन की पॉपुलैरिटी दोबारा से बढ़ गई और उसकी इस फिल्म को बनाने की डिमांड होने लगी। फिर जैसे जैन ठीक हुआ उस पे हर तरफ से फोन आने लगे इस मूवी के राइट्स खरीदने के लिए। तब इससे जैन ने काफी मोटा पैसा बनाया और बची हुई मूवी की शूटिंग भी पूरी हो गई। अब एक दिन जब वेणु मुरली से मिलने जाता है तो पता चलता है कि मुरली तो यहाँ से जा चुका है और उसने इस पूरी मूवी के सॉन्ग्स और म्यूजिक सब कुछ एक फाइल में रेडी कर रखा है, जो कि एक लड़का वेणु को देता है। तब मिक्सिंग के टाइम पर कंपोजर वेणु से बताता है कि ये मुरली कितना जीनियस म्यूजिशियन है जिसने हर सीन के हिसाब से म्यूजिक बनाया है। अब प्रेजेंट में वेणु ड्राइवर को बताता है कि आज वो फिल्म रिलीज हो गई है, इसलिए तो मैं अपने दोस्त मुरली को ढूंढने आया हूँ ताकि उसके साथ बैठकर मूवी देख सकूं। इधर हम थिएटर में देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में लोग ज्यादा रिएक्शन नहीं देते और ये सब देखकर उनके बीच बैठा नितिन डर रहा था और उसे लग रहा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन थोड़ी देर में ऑडियंस हर पंच पे हंसती है और पूरी मूवी एंजॉय करती है। अब यहाँ वेणु भी मुरली को ढूंढता हुआ उसके पास
पास पहुंच जाता है और बताता है कि आज हमारी मूवी रिलीज हो गई है, जो सबको पसंद भी आ रही है। जिसके बाद ये तीनों निकल जाते हैं लोगों का रिएक्शन देखने के लिए। पर ये ड्राइवर तो काफी धीरे गाड़ी चला रहा था, इसलिए मुरली खुद गाड़ी चलाने के लिए बैठ जाता है और फिर उसी तरह से कार चलाता है जैसे उसने पहली बार वेणु के साथ बैठकर चलाई थी। और ये देखकर वेणु काफी खुश होता है। फिर ये दोनों थिएटर पहुंच जाते हैं और पब्लिक के हंसने की आवाज सुनकर काफी खुश होते हैं कि चलो हमारी फिल्म सुपर हिट तो रही। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी फील गुड मूवी है, जो आपको छोटी छोटी बातों पर हंसाती है, साथ ही दोस्ती की अहमियत का एहसास भी कराती है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की साउथ मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।